70 का दशक बम्बई में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस था। टेबल की दूसरी तरफ बैठे थे दो भाई। उन्होंने फिल्म बनाई थी लेकिन रिलीज करने के लिए इन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल नहीं रहा था। कई दरवाजे खटखटाने के बाद इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए थे और डिस्ट्रीब्यूटर ने दो टूक कह दिया कि न हीरोइन है न कोई बड़ा हीरो है, फिल्म में है क्या कि कोई पैसा लगाए इसमें। अब दोनों प्रोड्यूसर भाई चुप। तभी अचानक बगल के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई, गूं, 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 जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो, और इसके बाद कुछ जंजीरें घिसने की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने एक दैत्य खड़ा दिखा, लंबा चौड़ा भयानक चेहरा। वो चीखता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ लपका। डिस्ट्रीब्यूटर की हालत खराब, वो कुर्सी से गिरा और उठकर भागने की कोशिश की। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ा। देखा तो वही शैतान था, बस एक अंतर के साथ। शैतान के चेहरे से मास्क अब उतर चुका था। शैतान और कोई नहीं था, ऑफिस में बैठे दोनों प्रोड्यूसर्स का छोटा भाई था। पूरे 1 लाख रुपए शैतान के मेकअप पर खर्च कर फिल्म बेचने वाले ये भाई थे, राम सिंघानी बंधु या राम से ब्रदर्स। फिल्म का नाम था दरवाजा। कराची में रेडियो बेचने वाला एक परिवार बंबई आकर हॉरर फिल्मों का सबसे बड़ा ब्रांड कैसे बना, कैसे 7 भाइयों ने मिलकर सिर्फ एक हॉलीवुड किताब पढ़कर फिल्म बनाना सीख लिया, वो भी कश्मीर की वादियों में। और कौन था वो 6 फुट 4 इंच ऊंचा सिविल इंजीनियर जो हिंदुस्तान का सबसे डरावना मॉन्स्टर बना। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लला, जिसमें आज जानेंगे कहानी बॉलीवुड में डर का साम्राज्य खड़ा करने वाले राम से ब्रदर्स की। राम से ब्रदर्स की कहानी शुरू होती है फतेहचंद उत्तमचंद राम सिंघानी से। राम से ब्रदर्स के ये पिता थे। बंटवारे से पहले कराची में उनकी राम सिंघानी रेडियो एंड इलेक्ट्रिक कंपनी नाम की दुकान थी। ज्यादातर ग्राहक अंग्रेज थे और जो अंग्रेज थे वो राम सिंघानी बोल पाते नहीं थे, दिक्कत होती थी उन्हें, तो उन्होंने मिस्टर राम से कर दिया इस नाम को, और यहीं से राम सिंघानी से सरनेम हो गया राम से। 1947 में बंटवारे के बाद फतेहचंद राम से अपना सब कुछ छोड़कर बंबई आ गए और यहाँ उन्होंने लैमिंगटन रोड पर फिर से रेडियो का काम शुरू किया। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन रामसे के दिल में फिल्में बनाने का सपना था। पहली कोशिश उन्होंने 1954 में की। देशभक्ति का माहौल था तब, तो उन्होंने शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाई। ये भगत सिंह पर बनी पहली फिल्म थी, लेकिन चल नहीं पाई। रामसे ने हिम्मत नहीं हारी। 1963 में उन्होंने एक और बड़ी फिल्म बनाई, रुस्तम सोहराब। एक ईरानी महाकाव्य पर आधारित कहानी थी। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और प्रेमनाथ जैसे बड़े स्टार्स थे, लेकिन ये फिल्म भी उन्हें कोई बड़ा मुनाफा दे नहीं पाई। दो नाकामियों के बाद 1970 में फतेहचंद रामसे ने अपना आखिरी दांव खेला और ये फिल्म थी एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। इसमें भी पृथ्वीराज कपूर और मुमताज जैसे बड़े स्टार्स थे। इस फिल्म में एक छोटा सा रोल एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने भी किया था, जिसका नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों अक्सर राम से ऑफिस में बैठा करते थे और कभी कभी पैसे भी उधार ले लेते थे। श्यामा दास गुप्ता की किताब डोंट डिस्टर्ब द डेड, द स्टोरी ऑफ द राम से ब्रदर्स में फतेहचंद के बेटे अर्जुन राम से एक किस्सा बताते हैं कि एक दिन दादा फतेहचंद ने शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफिस में टेबल पर पैर रखकर बैठे देख लिया। फतेहचंद बोले कि बेटा, अभी तुम एक्टर बने नहीं हो, ये प्रोड्यूसर का दफ्तर है, तमीज से बैठो। खैर, रामसे की एक नन्ही मुन्नी लड़की थी भी पूरी तरह फ्लॉप ही रही। 3 बार हाथ जलाने के बाद उनका दिल फिल्मों से भर गया और इधर पिता ने रस्सी छोड़ी तो कमान बेटों ने पकड़ी। फतेहचंद रामसे के 7 बेटे थे और इन्हें ही रामसे ब्रदर्स कहा जाता है। ये लोग फिल्मों में आए कैसे, इसका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, फ्लॉप रही, लेकिन जिस फिल्म को बाप अपनी नाकामी समझ रहा था, उसी में बेटों को कामयाबी का एक रास्ता भी दिख गया। एक नन्ही मुन्नी लड़की थी में एक सीन था जिसमें पृथ्वीराज कपूर एक भयानक सा मास्क पहनकर म्यूजियम लूटते हैं। जब ये सीन पर्दे पर आता तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता। फतेहचंद के 2 बेटों तुलसी और श्याम ने इसे नोटिस किया और ये बात पकड़ी कि इस सीन में लोग डरते भी थे और मजा भी लेते थे। ये देखकर उन्हें समझ में आया कि इंडिया में हॉरर का एक अनटैप्ड मार्केट है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। तब फिल्में बनती नहीं थी इंडिया में हॉरर वाली। यही सोचकर राम से भाइयों ने हॉरर फिल्म्स बनाने की ठानी।
बेटों ने बाप को मनाया, कहा कि हमें हॉरर जॉनर पर काम करना है इंडिया में। फतेहचंद राम से माने, लेकिन एक शर्त पे कि पहले लड़कों को काम सीखना पड़ेगा। और इसके बाद फतेहचंद पूरे परिवार को छुट्टियां मनाने के बहाने ले गए कश्मीर। वाशीनगर में झेलम नदी पर हाउस बोट किराए पर ली गई और फिर शुरू हुआ राम से फिल्म स्कूल। इस स्कूल के सिलेबस में बस एक किताब थी, हॉलीवुड फिल्मों पर लिखी 5 सीज ऑफ सिनेमाटोग्राफी। राम से भाइयों को यह किताब घोंट कर पिलाई गई और यहीं पर काम का भी बंटवारा हो गया। सबसे बड़े भाई कुमार कहानी और स्क्रीन प्ले लिखेंगे, तुलसी और श्याम फिल्मों को डायरेक्ट करेंगे, गंगू और केशु कैमरा संभालेंगे, अर्जुन एडिटिंग करेंगे और सबसे छोटे किरण साउंड का काम देखेंगे। सातों भाइयों को काम बांट दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भाइयों ने अपनी सीखी हुई कला को परखने के लिए एक टेस्ट फिल्म बनाई। अर्जुन राम से बताते हैं कि उन्होंने सिंधी थिएटर के कलाकारों के साथ मिलकर नकली शान नाम की एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉमेडी फिल्म बनाई। ये फिल्म भी ठीक से रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसने भाइयों को अपना पहला शॉट देने के लिए तैयार तो कर दिया। राम से भाइयों के सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ उनके डरावने आइडिया नहीं थे, असली जादू उनके काम करने के तरीके में था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सारे नियम तोड़कर अपना खुद का एक अनोखा बिजनेस मॉडल बनाया और इस मॉडल का पहला और सबसे जरूरी नियम था नो स्टार्स नो कार्स, यानी फिल्म में ना कोई बड़ा स्टार होगा ना महंगी गाड़ियां होंगी। राम से की पूरी यूनिट जिसमें एक्टर्स भी शामिल होते थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी बोलते हैं महाराष्ट्र में, उस बसों में सफर किया करते थे, लाल कलर की एसटी। महंगे होटल्स में नहीं बल्कि महाबलेश्वर के 12 रुपए पर नाइट वाले सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे। दूसरा नियम था सब कुछ घर में बनेगा। फतेहचंद मजाक में अपनी कंपनी को टिफिन बॉक्स प्रोडक्शंस कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी फिल्म यूनिट के लिए खाना उनके घर की महिलाएं टिफिन में बनाकर लाती थी। इससे होटल और केटरिंग का लाखों का खर्चा बचता था। राम से का तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट था उनका मार्केट, और रादर किस तरह के मार्केट को वो रिजेक्ट करते थे और कौन से मार्केट को वो पकड़ते थे। बंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए वो फिल्में नहीं बना रहे थे, उन्होंने मान लिया था। तुलसी राम से एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जहां ट्रेनें नहीं रुकती वहां हमारा बिजनेस था। छोटे स्टेशन अपनी फिल्में भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रिलीज करते, क्योंकि इन जगहों के लोग उनकी फिल्मों के अंधविश्वास, भूत प्रेत और पुरानी हवेलियों वाली कहानियों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। पैसे बचाने का एक और तरीका यह भी था कि टेक्नोलॉजी को जुगाड़ से भी हासिल किया जाता था। वो अपनी फिल्में सस्ते 16 mm वाले कैमरे पर शूट करते और बाद में उसे 35 mm पर बड़ा करके सिनेमा हॉल में रिलीज करते। इससे फिल्म की क्वालिटी में कुछ गिरावट आती थी बिल्कुल, लेकिन फिल्म का खर्च ऑलमोस्ट आधा हो जाता था। याद कीजिए उस जमाने में सेलुलॉइड की फिल्म पर शूटिंग होती थी, कैमरे के अंदर एक फिल्म होती थी, आज की तरह डिजिटल सिस्टम नहीं था। अब ये फिल्म जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा खर्च होगा, फिल्म जितनी ज्यादा यूज होगी, जितनी लंबी रील होगी उतना ज्यादा खर्च होगा। आप फिल्म की लंबाई को कम नहीं कर सकते क्योंकि इससे फिल्म की ड्यूरेशन ही कम हो जाएगी, तो फिल्म की चौड़ाई को कम कर लो, जहां पैसा बच सकता है बचा लो। इसके अलावा राम से ब्रदर्स का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इंडस्ट्री की यूनियन बाजी को मात देना। 70 के दशक में बंबई में फिल्म टेक्नीशियंस की यूनियनें बहुत पावरफुल थी। डायरेक्टर से लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट तक हर काम के लिए यूनियन का रजिस्टर्ड मेंबर ही रखना पड़ता था। राम से भाइयों ने इसका भी तोड़ निकाला। सातों भाइयों ने यूनियन में अलग अलग कामों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किरण राम से साउंड रिकॉर्डिस्ट बन गए, गंगू और केशु कैमरामैन बन गए, अर्जुन एडिटर बने, तुलसी और श्याम डायरेक्टर बने और कुमार राइटर बन गए। इस तरीके से राम से परिवार एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बन गया। उन्हें बाहर से किसी को काम पर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कम खर्च, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम को मात देने की कला, यही वो बिजनेस मॉडल था जिसके दम पर राम से भाइयों ने अपनी हॉरर फैक्ट्री खड़ी की। अपने अनोखे बिजनेस मॉडल के साथ राम से भाइयों ने हॉरर फिल्मों की लाइन लगाई। पहली बड़ी उनकी कामयाबी थी 1972 की दो गज जमीन के नीचे। ये फिल्म महाबलेश्वर के एक असली कब्रिस्तान में शूट हुई थी और यहाँ सिर्फ रियल लाइफ का हॉरर नहीं था, रियल लाइफ का भी था। महाबलेश्वर, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, महाराष्ट्र में है, एक सुंदर हिल स्टेशन। श्याम्या दास गुप्ता की किताब डोंट डिस्टर्ब द डेड में तुलसी राम से एक किस्सा सुनाते हैं। शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए जमीन खोदी जा रही थी, तभी अचानक फावड़े से टकराया किसी इंसानी शरीर का आधा हिस्सा। कोई नकली प्रॉप नहीं था, असली लाश थी।
सेट पर हड़कंप मच गया, गांव वाले शूटिंग रोकने की धमकी देने लगे। बड़ी मुश्किल से चर्च के फादर के साथ मिलकर प्रार्थना करवाई गई, मोमबत्तियां जलाई गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। और इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है। एक रात 3 बजे शूटिंग खत्म होने के बाद क्रू के लोग सामान पैक कर रहे थे, तभी एक वर्कर का पैर गलती से एक पुरानी धसी हुई कब्र में चला गया। उसे लगा जैसे किसी मुर्दे ने उसका पैर पकड़ लिया। यही सारी बातें सेट पे हो रही। चीखता हुआ भागा कि मुर्दे ने पकड़ लिया, मुर्दे ने पकड़ लिया। तो जब 2 गज जमीन बन रही थी, इसी तरह के कई और वाक्य पेश आते रहे। आप किताबों में जाकर उसे पढ़ भी सकते हैं, हमने 2 का जिक्र यहाँ पे कर दिया। फिल्म सक्सेसफुल रही और इसकी सफलता के बाद 1978 में आई दरवाजा, जिसने रामसे के नाम का सिक्का इंडस्ट्री में जमा कर रख दिया। हालांकि रामसे भाइयों का सबसे बड़ा धमाका तो अभी भी बाकी था। साल आए 1984। उस साल अमिताभ बच्चन की शराबी जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी रामसे ब्रदर्स की पुराना मंदिर। जबकि पुराना मंदिर की रिलीज मुश्किलों से भरी थी। बम्बई के मशहूर मेट्रो सिनेमा में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल चल रही थी। पुराना मंदिर को सुबह 10 बजे का एक छोटा सा स्लॉट दिया गया, लेकिन फिल्म ऐसी चली कि सारे शोज हाउसफुल लगे। पुराना मंदिर की सफलता के बाद 1988 में वीराना आ गई। ये रामसे की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए सबसे मशहूर ही है। इसकी हीरोइन जैस्मीन थी, जो फिल्म में एक खूबसूरत चुड़ैल बनी थी। फिल्म में उनका नाम भी जैस्मीन ही होता है। कहते हैं कि इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद हीरोइन जैस्मीन इतनी पॉपुलर हो गई कि इसके बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड से फ़ोन कॉल्स आने लगे, और इसके कुछ ही समय बाद जैस्मीन ने हिंदुस्तान छोड़ दिया, किसी अमेरिकन से शादी कर ली और फिर कभी हिंदुस्तान वापस नहीं आई। आपको आज भी इंटरनेट पर लोग वेयर इज जैस्मिन डिस्कस करते मिल जाएंगे। ढेर सारी थेरीज हैं। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो जैस्मिन हैं, महिलाएं क्लेम करती हैं। एक तरफ रामसे ब्रदर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी, दूसरी तरफ बम्बई फिल्म इंडस्ट्री और सरकार उन्हें शक की निगाह से भी देख रही थी। यहीं से शुरू हुई रामसे भाइयों की असली लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी। रामसे का सबसे बड़ा दुश्मन था सेंसर बोर्ड। रामसे की लगभग हर फिल्म सेंसर के दफ्तर में महीनों तक अटकी रहती थी। वीराना को 8 महीनों तक रोक कर रखा गया और रिलीज से पहले इसमें पूरे 46 कट लगे। कमाल की बात यह थी कि उसी दौर में राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली जैसे फिल्मों को यू सर्टिफिकेट भी मिल रहा था, लेकिन रामसे की फिल्मों को ए सर्टिफिकेट के बाद भी बेरहमी से काटा जाता रहा। अब वजह सिर्फ बिकनी या खून खराबा नहीं था, थोड़ा स्लीज था इन फिल्मों में। अपनी किताब इंडियन हॉरर सिनेमा में मिथुराज धुसिया बताते हैं कि रामसे की फिल्में अनजाने में समाज के गहरे और डरावने टैबू को छूती भी थी। उनकी फिल्म पुराना मंदिर में नेक्रोफीलिया यानी मुर्दों के प्रति आकर्षण का एंगल था। वहीं बंद दरवाजा में इंसेस्ट यानी परिवार के भीतर यौन संबंधों का जिक्र था। सेंसर बोर्ड इन सब से इतना डरा कि रामसे भाइयों को अपने फिल्मों की शुरुआत में डिस्क्लेमर चलाने पर मजबूर किया गया, जिसमें लिखा होता था कि इस फिल्म में भूत प्रेत और अंधविश्वास दिखाया गया है, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। अपनी तमाम फिल्मों की सफलता के बावजूद इंडस्ट्री ने रामसे को कभी इज्जत नहीं बख्शी। उन्हें हमेशा बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्म मेकर माना गया, और इस ठप्पे का सबसे बुरा असर उन एक्टर्स पर भी पड़ा जिन्होंने रामसे के साथ काम किया था। मशहूर एक्ट्रेस नूतन के बेटे मोनीश बहल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पुराना मंदिर बतौर हीरो उनकी एकमात्र सफल फिल्म थी, लेकिन वो खुद मानते हैं कि इस फिल्म ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। उन पर बी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लग गया। यही हाल आरती गुप्ता का हुआ। वो एक मशहूर मॉडल थी और कई बड़े प्रोड्यूसर उनके साथ काम भी करना चाहते थे, डायरेक्टर्स भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुराना मंदिर साइन की, सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। स्टारडस्ट मैगजीन के एडिटर शोभा डे तो उनका नाम लेने के बजाय उन्हें राम से गर्ल बुलाने लगी। वैसे इनका ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, किसी को कुछ भी बुला देती हैं। इंडस्ट्री की नफरत और सेंसर बोर्ड की कैंची के बावजूद रामसे की फिल्में लगातार हिट हो रही थी, और इसकी वजह थी उनकी एक सीक्रेट रेसिपी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें डर के साथ साथ ग्लैमर और मसाले का परफेक्ट तड़का लगाया जाता था। जैसा हमने पहले कहा, हल्का फुल्का स्लीज भी होता था इसमें। राम से जानते थे कि उनकी फिल्मों के असली सुपरस्टार हीरो हीरोइन नहीं थे, बल्कि वो भयानक मॉन्स्टर थे जिन्हें देखकर लोग सीटों से उछलते थे। रामसे की मॉन्स्टर फैक्ट्री का सबसे बड़ा स्टार था एक 6 फुट 4 इंच ऊंचा सिविल इंजीनियर, जिसका नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल, जिन्हें दुनिया अजय अग्रवाल के नाम से जानती है। अग्रवाल रुड़की यूनिवर्सिटी से पढ़े एक सिविल इंजीनियर थे। बीमारी की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और वो काम मांगने गए थे रामसे ब्रदर्स के पास, और उन्होंने अजय अग्रवाल को पुराना मंदिर में सामरी बनाया। रातों रात हॉरर के सबसे मशहूर चेहरे बने।
अजय अग्रवाल राम से मॉन्स्टर के रूप में सफल तो हो गए, लेकिन हर मॉन्स्टर अजय अग्रवाल के चेहरे जैसा नहीं हो सकता। इसलिए राम से ब्रदर्स ने हॉलीवुड से कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने स्टार वॉर्स और द एलिफेंट मैन जैसे फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट रह चुके क्रिस्टोफर टकर से कांटेक्ट किया। राम से ब्रदर्स लंदन में बैठे टकर को फोन पर बताते थे कि उन्हें कैसा मॉन्स्टर चाहिए, और टकर वहां से रबर के भयानक मास्क और हाथ पैर बनाकर हिंदुस्तान भेजते थे। अब ये मास्क महंगे थे फॉर द टाइम, लेकिन राम से अपने स्टार्स पर पैसा खर्च करने से नहीं डरते थे। नो कास्ट नो स्टार्स, कौन स्टार है? मॉन्स्टर। रामसे की फिल्मों का दूसरा अहम हिस्सा थी उनकी हीरोइंस। उनका नियम बड़ा सीधा था। तुलसी रामसे के शब्दों में, लड़की लंबी और स्लिम होनी चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, फिगर बढ़िया होना चाहिए। हॉरर फिल्मों में और क्या चाहिए? इन हीरोइंस को तब स्क्रीन क्वीन कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य रोल ही मॉन्स्टर को देखकर चीखना होता था। राम से फिल्म्स को हमेशा दो भाई मिलकर डायरेक्ट करते थे। हमने पहले भी बताया, तुलसी और श्याम। दोनों का काम करने का तरीका अलग था, लेकिन श्याम को सिर्फ और सिर्फ हॉरर बनाने में मजा आता था, तो वो फिल्म को ज्यादा से ज्यादा डरावना बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ तुलसी एक खांटी बिजनेसमैन थे। वो जानते थे कि सिर्फ डर बेचकर फिल्म नहीं चलेगी, इसलिए वो फिल्म में गाने रखते थे, कॉमेडी और ग्लैमर लेके आते थे, ताकि दर्शक बोर ना हो या पूरे वक्त डरता ही न रहे। डोंट डिस्टर्ब द डेड में श्याम राम से खुद कहते हैं कि मैं एक्सेलरेटर दबाता था और तुलसी ब्रेक लगाते थे। तुलसी के इसी ब्रेक वाले फॉर्मूले से फिल्म में संगीत और कॉमेडी की जगह बनी। संगीत के लिए उन्होंने उस दौर के बड़े नाम बप्पी लहरी को चुना। बप्पी दा ने रामसे की 10 फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। कॉमेडी के लिए जगदीप और राजेंद्र नाथ जैसे मजे हुए कलाकार लिए जाते थे। इतना ही नहीं, कोरियोग्राफी भी अफलातूनी करते थे रामसे ब्रदर्स। 3D सामरी नाम की फिल्म में एक गाना है जिसमें कब्र से लाशें निकलती हैं और फिर डांस करती हैं, और ये गाना माइकल जैक्सन के मशहूर गाने थ्रिलर की नकल था। और एक और ट्रिविया सुन के जाइए, लाशों में से एक डांसर थी फराह खान और एक और थे उनके भाई साजिद खान। रामसे भाइयों की हॉरर फैक्ट्री एक मशीन की तरह काम करती थी। सातों भाई एक साथ एक ही मकसद के लिए चलते थे। लेकिन इस परिवार में एक भाई ऐसा भी था जिसका सपना कुछ और था। वो सिर्फ हॉरर नहीं, मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा का भी बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। ये भाई थे पांचवे केशु राम से, फिफ्थ ब्रदर। केशु परिवार में बतौर कैमरामैन काम करते थे। उनको वही काम मिला था, रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने कराया था, लेकिन दिल उनका हमेशा से प्रोडक्शन में था। बड़े स्टार्स के साथ बड़े बजट की एक्शन और सस्पेंस फिल्म्स बनाना चाहते थे। हमेशा अपने पिता से इस बात पर बहस भी करते थे केशु, लेकिन फतेहचंद रामसे को बड़ा रिस्क लेने से डर लगता था। फतेहचंद का एक ही उसूल था कि छोटी फिल्में बनाओ ताकि पैसा न डूबे। एक दिन दोनों में बड़ी लड़ाई हो गई, लेकिन और बाप ने बेटे को चुनौती दे दी कि अगर तुम्हें बड़ी फिल्में बनानी है तो जाओ और खुद बनाकर दिखाओ। केशु ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और परिवार से अलग हुए। पहले उन्होंने ऋषि कपूर के साथ खोज जैसी एक सस्पेंस थ्रिलर बनाई, लेकिन उनकी किस्मत एक्चुअली तब बदली जब उनकी मुलाकात उस जमाने के एक स्ट्रगलिंग एक्टर से हुई जिसका नाम था राजीव भाटिया, जिसे आज आप जानते हैं अक्षय कुमार के नाम से। केशु और अक्षय साथ आए। दोनों ने साथ में सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी सुपर हिट एक्शन कॉमेडी मूवीज बनाई। अक्षय कुमार खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि खिलाड़ी का टैग उन्हें केशु राम से ने ही दिया था। 2004 में केशु ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ खाकी भी प्रोड्यूस की, जो एक और हिट फिल्म थी। बढ़िया फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। 90s का दशक शुरू होते होते रामसे ब्रदर्स का जादू फिल्मों में कुछ फीका पड़ने लगा। एक जैसी कहानी और मॉन्स्टर से दर्शक बोर भी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डर की ये फैक्ट्री अब बंद हो जाएगी, लेकिन तभी उनकी किस्मत ने एक और नई करवट ले ली। इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स का दौर शुरू हो रहा था। जी टीवी नाम का एक नया चैनल आया था जिसके मालिक थे सुभाष चंद्रा। श्यामा दास गुप्ता की किताब डोंट डिस्टर्ब द डेड के मुताबिक एक दिन तुलसी राम से किसी और काम से सुभाष चंद्रा से मिलने गए थे। बातों बातों में चंद्रा ने उन्हें एक आइडिया दे दिया कि आप लोग टीवी के लिए एक हॉरर सीरियल क्यों नहीं बनाते। अब रामसे ब्रदर्स शुरुआत में तो झिझक रहे थे। क्यों? क्योंकि फिल्में बनाना और हर हफ्ते टीवी का एक एपिसोड डिलीवर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ग्रामर का फर्क था, खर्च का फर्क था, डिलीवरी जो चाहिए उसका फर्क था। लेकिन इस मौके को ये लोग छोड़ना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार की और 1993 में टीवी पर लॉन्च हुआ जी हॉरर शो। टीवी के लिए उन्हें अपनी रेसिपी पूरी तरह से बदलनी पड़ी, और ये शो रात 9:30 बजे, क्योंकि प्राइम टाइम के स्लॉट पर आता था, पूरा परिवार साथ बैठकर देखता था, इसलिए इसमें सेक्स और ज़्यादा खून खराबे की कोई गुंजाइश नहीं थी।
जी हॉरर शो लेकिन बना और एक धमाके की तरह चला, छाया भी। ये उस दौर के सबसे सफल टेलीविजन सीरियल्स में से एक बना। पहला एपिसोड जिसका नाम दस्तक था, आज भी लोगों को याद है, जिसमें अर्चना पूरन सिंह का कटा हुआ सर एक प्लेट पर रखा हुआ होता है, हंसता है और बातें करता है। इस शो ने रामसे ब्रदर्स को उस पीढ़ी से भी मिलवा दिया जिसने उनकी फिल्में सिनेमा में नहीं देखी थी। अब रामसे का नाम हर घर पहुंचने लगा। जी हॉरर शो इतना सफल रहा कि लगभग 8 साल तक अलग अलग नामों में से चला, जिनमें से हो सकता है एक नाम आपने जरूर सुना हो, अनहोनी। जी हॉरर शो ने रामसे परिवार को घर घर में मशहूर तो कर दिया था, लेकिन टीवी की इस चमक के पीछे उनकी फिल्मों का सूरज डूब रहा था। रामसे की सफलता देखकर कई सारे छोटे मोटे डायरेक्टर्स आ गए थे जो हॉरर फिल्में बनाने लगे। ये फिल्म्स रामसे की फिल्मों से भी कम बजट में बनती थी और 10-10 दिन में भी कुछ केसेस में ये रिलीज होने की कंडीशन में पहुंचती थी, और इनमें हॉरर से ज्यादा सेक्स और फूहड़ता होती थी। नतीजा ये हुआ कि दर्शकों के लिए असली रामसे और नकली रामसे में फर्क करना मुश्किल हो गया, और पूरे बी ग्रेड हॉरर सिनेमा का नाम ही खराब हो गया कि इनमें सिर्फ स्लीज बिकता है। इसी बीच सैटेलाइट टीवी की वजह से लोगों के पास एंटरटेनमेंट के नए नए ऑप्शंस आ गए। अब वो हॉलीवुड की बेहतरीन हॉरर फिल्में देख सकते थे घर बैठे हुए। इसी बदलते वक्त के साथ रामसे ब्रदर्स खुद को ढाल नहीं पाए। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ हॉलीवुड फिल्म द ओमेन की रीमेक ओम नाम से बनाने की कोशिश की, लेकिन फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। इसी तरह वो हॉलीवुड की मशहूर मॉन्स्टर फिल्म जॉस की तर्ज पर एक अंडर वाटर मॉन्स्टर फिल्म मौत का साया भी बनाना चाहते थे, पर ज़्यादा बजट की वजह से वो भी बॉक्स्ड हो गई, डिब्बे में बंद रह गई। धीरे धीरे हॉरर के रामसे साम्राज्य का अंत हुआ और उनकी फिल्में बननी बंद हो गई। वक्त बदल गया, सिनेमा बदला, तो फिर आज रामसे ब्रदर्स को कैसे याद किया जाए? इसका सबसे अच्छा जवाब आज के दौर के सबसे काबिल डायरेक्टर्स में से एक श्रीराम राघवन देते हैं। श्रीराम राघवन, जिन्होंने बदलापुर और अंधाधुन जैसी फिल्में बनाई हैं, वो कहते हैं रामसे ब्रदर्स के बारे में, दे क्रिएटेड अ यूनिवर्स, दे वर अ जॉनर बाय देमसेल्व्स, रामसेस वर हॉरर। यही रामसे की विरासत भी है। स्त्री, भूल भुलैया, मुंजा, हॉरर का बॉलीवुड में एक हिट जॉनर आज एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसकी नींव रखी थी रामसे ब्रदर्स ने। और इसीलिए जब भी बॉलीवुड में डर की बात होगी, रामसे ब्रदर्स का नाम जरूर याद किया जाएगा। रामसे ब्रदर्स की ये शानदार कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाम।